ये एक मध्यम आकार के आम कंस्ट्रक्शन कंटेनर जैसा दिखता है। उत्तरी जर्मनी के बोलिंगस्टेट में ऐसे 64 कंटेनर एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े हैं। ये देश की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज यूनिट्स में से एक का केंद्र है। इसकी कुल पावर क्षमता है 103.5 मेगावाट, यानी ये 1,70,000 घरों को 2 घंटे तक बिजली दे सकती है। ये स्टोरेज यूनिट तब बिजली जमा करती है जब पवन चक्कियों और सोलर पैनलों से जरूरत से ज्यादा उत्पादन होता है, और जब इन स्रोतों से पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही होती तब ये यूनिट वो बिजली सिस्टम में वापस भेजती है। ये स्टोरेज यूनिट ग्रिड में आने वाले उतार चढ़ाव को संतुलित करती है। ये चरम स्थितियों को मैनेज करती है और हमें ज्यादा से ज्यादा सतत ऊर्जा स्रोतों को ग्रिड में शामिल करने में मदद देती है। सिर्फ 6 किलोमीटर दूर एक और यूनिट बन रही है। वही मॉडल, वही क्षमता जो बोलिंगस्टेट यूनिट में है, लेकिन सिर्फ इकोस्टोर ही स्टोरेज नहीं बना रहा। और भी कंपनियों ने समझ लिया है कि बिजली को जमा करके फिर से बेचने में अच्छा पैसा है, क्योंकि ये बाजार लगातार बदलती सप्लाई और डिमांड के बीच झूलता रहता है। ये सभी स्टोरेज यूनिट्स मिलकर 161 मेगावाट बिजली देंगी। इससे जर्मनी यूरोप में दूसरे नंबर पर आ जाएगा, इटली के बाद और ब्रिटेन से आगे। ये नई बैटरी स्टोरेज फैसिलिटीज जर्मनी को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेंगी। जर्मन कंपनियां एक प्रतिस्पर्धी बाजार में हैं और हमारे यहाँ बिजली की कीमत काफी ज्यादा है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। अब बैटरी स्टोरेज यूनिट्स हमें बड़ी मात्रा में बिजली जमा करने की सुविधा देती है जब बिजली सस्ती या जरूरत से ज्यादा हो। फिर हम उसे जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कुल मिलाकर बिजली की कीमतें धीरे धीरे कम हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारी यूनिट्स की जरूरत है। हालांकि आलोचकों को डर है कि कहीं ये ज्यादा स्टोरेज ऊर्जा बाजार को संतुलन से बाहर न कर दे। अगर जरूरत से ज्यादा यूनिट्स बनी तो इससे खर्च और बढ़ सकता है। हमें पता है कि अभी जितने ऑर्डर दिख रहे हैं और जो कह रहे हैं कि अपनी यूनिट को ग्रिड से जुड़वाने के लिए हम लाइन में हैं, उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शायद कभी पूरे ही ना हों। हमने ये पहले भी देखा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। जो लहर दिखती है वो अंत में उतनी मजबूत नहीं निकलती। आलोचना का एक मुद्दा और भी है। इकोस्टोर की ये बड़ी स्टोरेज यूनिट्स जिन बैटरियों पर चलती हैं वो चीनी कंपनी BYD से आती हैं। क्या ये जर्मनी के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा है? हम जो बना रहे हैं वो अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके लिए बेहद सख्त नियम हैं जिनका हम पालन करते हैं। अब बैटरी में BYD से कोई कम्युनिकेशन इंटरफेस नहीं है, यानी अब इसका BYD से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। हाँ, हम चीनी बाजार पर निर्भर हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही इस समय की सच्चाई है। यूरोप में कोई निर्माता ही नहीं है। भले ही बैटरियों के मामले में जर्मनी पिछड़ रहा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ऊर्जा क्षेत्र में वो एक बड़ी छलांग लगाने वाला है। जर्मनी की सोलर इकोनॉमी संस्था का अनुमान है कि देश की एनर्जी स्टोरेज क्षमता 2 साल में 5 गुना हो जाएगी। यही वो जगह है जहां नई पीढ़ी के फ्रिज बनाए जा रहे हैं। ऐसे फ्रिज जो ठंडक के लिए चुंबकों पर निर्भर होते हैं। इस प्रभाव को पैदा करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो है ये धातु का टुकड़ा जो इस प्लास्टिक के पिज्जा स्लाइस में रखा गया है। इसके पास चुंबक रखने से इसका तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हमारे मैग्नेटोकैलोरिक्स में मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं जो आसानी से इधर उधर हो सकते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं तो ये मोमेंट्स एक लाइन में आ जाते हैं। इससे ऊर्जा पैदा होती है। उनकी मूवमेंट में जो ऊर्जा होती है वो एक जाली में चली जाती है। इससे तापमान बढ़ता है और फिर जब फील्ड हटाते हैं तो उल्टा होता है। हम ऊर्जा को इन मैग्नेटिक मोमेंट्स और उनकी ऑर्डरिंग में स्टोर करते हैं। और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जो इस कूलिंग डिवाइस की नींव है। घूमते हुए चुंबक धातु के इन खास ब्लॉक्स को बारी बारी से गर्म और ठंडा करते हैं। साथ में पानी का एक मिश्रण पाइप के जरिए लगातार घुमाया जाता है। इस मैग्नेटाइजेशन से धातु गर्म हो जाती है। फिर हम इस धातु की संरचना से पानी को गुजारते हैं तो पानी गर्म हो जाता है।
फिर इसे वातावरण में छोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे घर के फ्रिज में होता है। पीछे हीट एक्सचेंजर भी होता है। फिर जब हम मैग्नेट को हटा देते हैं तो मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाता है और ठंडा होने लगता है। इसके बाद हम इस ठंडे मटेरियल से पानी को ठंडा करते हैं। यही है जिसे आप यहाँ छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। पहली नजर में ये ब्लॉक ठोस लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हमें मटेरियल के अंदर चैनल्स का लगातार नेटवर्क चाहिए ताकि हम जो गर्मी और ठंडक पैदा करते हैं उसे बाहर निकाल सकें। असली चुनौती यही है। लेकिन इन छेदों को कितना बड़ा बनाया जाए, इसकी भी एक सीमा होती है, वरना एक समय बाद पूरा ब्लॉक ही गिर सकता है। मैग्नेटिक कूलिंग का एक और जटिल हिस्सा है कूलिंग साइकिल को डिजाइन करना। जैसा आपने अभी सुना, इस सिस्टम में कई कूलिंग पिज्जा स्लाइस की जरूरत होती है। आपके घर के फ्रिज में सिर्फ एक कंप्रेसर होता है, लेकिन यहाँ एक स्लाइस अकेले काम नहीं कर सकता। अगर आप अपने मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल को ऐसे फील्ड में रखते हैं तो तापमान में जो बदलाव आता है वो करीब 5 या 6 डिग्री का होता है, और इतना बदलाव किसी चीज को ठंडा करने के लिए काफी नहीं होता। इसलिए आपको एक जटिल साइकिल बनानी पड़ती है जिसे एक्टिव मैग्नेटिक रेफ्रिजरेटर रीजेनरेशन साइकिल कहते हैं। इसमें आप उस तापमान को लेते हैं जो आपके तापमान की अवधि से कम है, और फिर आप हीट ट्रांसफर फ्लूइड के जरिए चालाकी करते हैं। उसकी मदद से उसे आगे पीछे धकेलते हैं। इससे तापमान में बड़ा अंतर बनाया जा सकता है। मैग्नोथर्म का कहना है कि इन सारी जटिलताओं की वजह से ही उन्होंने अपने फ्रिज को टेस्ट करने के लिए 1,75,000 घंटे चलाया है, ताकि वॉल्व, पंप, फ्लूइड फ्लो कंट्रोल और बाकी सभी हिस्सों से जुड़ी गड़बड़ियों को खत्म किया जा सके। टेस्ट की इस प्रक्रिया में ही 6 साल से ज्यादा लग गए, और अभी तक बड़े पैमाने पर फ्रिज बनाने की बात भी नहीं हुई है। सबसे बड़ी तरक्की मैग्नेट्स में हुई है। हमें मैग्नेट्स को बेहतर बनाना पड़ता है, क्योंकि यहीं से वो ऊर्जा पैदा होती है जिसका इस्तेमाल हम कूलिंग में करते हैं। तो हम चाहते हैं कि मैग्नेट जितना छोटा और हल्का हो, उतना अच्छा। तो शायद हमें घरेलू फ्रिज या एसी में मैग्नेटिक कूलिंग ना दिखे, लेकिन जहाँ पैसा खर्च किया जा सकता है वहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है, जैसे दवाओं को ठंडा रखने में।